नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज इस वीडियो में फिर से उपस्थित हुआ हूँ भारत की खोज को लेकर। भारत की खोज के अंदर अध्याय 2 हमारा तलाश अभी चल रहा है और अध्याय 2 का ये 6वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की विविधता और एकता। ठीक है, भारत में कैसे अलग अलग प्रांतों से लोग रहते हैं तथा उनमें एकता किस प्रकार की है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो 5 में हमने भारत माता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम भारत की विविधता और एकता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, भारत की खोज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ये एक उनकी पुस्तक है। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। ठीक है, अब देखेंगे भारत की विविधता अद्भुत है। ठीक है, और वो प्रकट है मतलब प्रस्तुत है, प्रेजेंट है। ठीक, वह सतह पर दिखाई पड़ती है। वे जो हमारी सतह है उस पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। एनीवन हु कैन सी इट, द डिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जो विविधता है उसको कोई भी देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है, शारीरिक मतलब कि शरीर से, और मानसिक मतलब दिमागी आदतों से और विशेषताओं से भी है। ठीक है, बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। तमिल में ऐसे बहुत कम समानताएं हैं, इक्वलिटी ज़्यादा नहीं है। फिर है उनकी नस्लें भिन्न हैं, उनके प्रकार अलग हैं, उनकी प्रजाति अलग है। हालांकि उनके भीतर कुछ सामान्य सूत्र हो सकते हैं। ठीक है, वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर होता है कि अब हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारी बोली, ये हमको रिप्रेजेंट कराती है कि हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह इनमें भी शरीर गठन में या खाने और पहनावे में, अब आप साउथ में जितना चले जाएंगे वहाँ काले लोग बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं और वहाँ इडली डोसा खाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम जानते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश और या आप कह सकते हैं मध्य एशिया का गमक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। ठीक है, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। पठान पठान ठीक है, वहाँ के लोगों में प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। ठीक है, पठान पर भारत की छाप जिस तरह से स्पष्ट है वैसी ही तमिल पर भी है। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्ष से जुड़े रहे। ठीक है, इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्ष से जुड़े रहे। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियों जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं।
ठीक है। इस्लाम के आने से पहले ये जातियाँ जो मध्य एशिया में बसी थीं वो बौद्ध थीं, और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी, उससे भी पहले वे हिंदू थे। फिर जो है इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं, फिर इस्लाम हुई। ठीक है। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। ठीक है। सीमांत क्षेत्र मतलब जहाँ पे सीमा का अंत होता था, वो एक क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। ठीक है। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। ठीक है। जिस तरह से उसमें अवशेष जैसे विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्राचीन की प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। कहाँ पर? तक्षशिला में खींचे आते थे। ठीक है। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। ठीक है। वहाँ के क्षेत्रों ने धर्म परिवर्तन से जो है अंतर जरूर आया था, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता, उनके अपने दिमाग में मानसिकता जो विकसित कर ली थी वो पूरी तरह बदल नहीं सकी थी। ध्यान रखिएगा, NCERT कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में भी ये किताब सम्मिलित है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी जो 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी है। चलिए आगे। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। ठीक है। पठान और तमिल ये दो चरम उदाहरण है, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है। बाकी की जो स्थिति है वो इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। ठीक है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाब, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा। जैसे कोई लोग बंगाली बोलते हैं, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, इसी तरह आदि भाषाएं अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं। तो ये कई सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बना रहे हैं। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। ठीक है। साथ ही इस पूरे के दौरान जो है वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। ठीक है। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी। ठीक है। प्राचीन चीन, फिर यहाँ प्राचीन भारत, ठीक है, एक दुनिया थी एवं संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। एवं संस्कृति और सभ्यता जो है तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। ठीक है। विदेशी प्रभाव, बहुत सारे विदेशी आए और ऐसे हमारे देश को लूटते थे, हमारी संस्कृति सभ्यता को तोड़ना चाहते थे। ठीक है। उसी में वे जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। ठीक है। जैसे ही जो है
विघटनकारी तत्व जो है उभरे, तत्काल ही उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बना रखी, ठीक है, जगह बनाए रखी, ठीक है। आरंभ से ही जो है भारतीय मानस में एकता माने कि एक साथ रहने का जो स्वप्न था वो अपनी जगह बनाए रखा। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। ये कहीं आरोपित वस्तु नहीं है, बाहरी तत्वों या विश्वास का नहीं है, ये मानकीकरण के रूप में नहीं की गई, ठीक है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। हर तरह की विविधता, जैसे कहीं की बोली कहीं कुछ है तो कहीं की कुछ है, बंगाली है तो बंगाली बोली ने मराठियों को जो है प्रोत्साहन दिया तो मराठियों ने बंगालियों को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर एकता ने अपनी जगह बनाई रखी थी। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है, ठीक है। अब सुनिएगा, यही एकता की परिभाषा बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि किसी एक देशीय समूह में, ठीक है, चाहे वे कितने भी घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से जुड़े होंगे फिर भी भिन्नताएं देखी जा सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशंस देखे जा सकते हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था, ठीक है। तब लोग जो है प्राचीन मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जो है जन्म नहीं लिया था, मतलब मॉडर्न जो हमारा नेशन था उसके थॉट के बारे में किसी ने जो है ऐसा जन्म नहीं लिया था हमारे अंदर, ठीक है। और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। लोग जाति धर्म पर लड़ते मरते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे सबसे पहली जाति हमारी मानव जाति है, ठीक है। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था, ठीक है। अभी आप अपने घर में रहोगे तो अपने आप को बहुत ही अच्छा अपने मन का अनुभूति महसूस करोगे, लेकिन जब वही दूसरे देश में पहुंच जाओगे तो वहाँ के लोगों के लिए आप अजनबी रहोगे, आपके लिए वो लोग अजनबी रहेंगे और आप परदेशी अपने आप को महसूस करोगे। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ देर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान, ठीक है। बहुत से हमारे देशों में लोग आए और बहुत सी पीढ़ियों के गुजरने के दौरान वे पूरी रूप से जो है भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान थे। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार किया था वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद
भारतीय बने रहे थे। ठीक है, आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। ठीक है, भले उनमें भीतरी आंतरिक मतभेद हों, लेकिन वो बाहरी तरफ से जो है एकजुट होकर रहते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। ठीक है, कोई भी भारत में रहने वाला किसी भी धर्म का हो, उसको जो है हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। सही बात है। ठीक है, आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह हमारे राष्ट्र में जो आदमी हैं वो भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जब मैं ये सोचता हूँ दूर दूर फैले मैदानों, फिर अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी उन्होंने यात्रा की थी। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, खैबर पास जैसे जोजिला पास है उसी तरह खैबर पास है। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूहों दोनों के रूप में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कलकल खलखल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। ये बताए हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उसके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, टोपी पहना हुआ हिमालय के बारे में, कलकल खलखल करता झरना के बारे में हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट 6 वीडियो 6 जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित होंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन टच करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी ऑथेंटिक और नई इन्फॉर्मेशंस नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।